गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो प्यारे बच्चों, घर से पढ़ो अभियान के अंतर्गत आज फिर से मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत, उसका लेसन नंबर 5 है। तो उसी का ये पार्ट 2 है। तो लेसन का नाम है शासक और इमारतें। तो इससे पहली वीडियो में हमने जाना कि कैसे कैसे राजाओं ने इमारतों का और मंदिरों का कैसे निर्माण कराया ख्याति प्राप्त करने के लिए, और किस किस ने करवाया। तो इससे अगले पार्ट में हम कुछ और बातें जानेंगे। तो जैसे हमारा अब बिंदु है बाग, मकबरे तथा किले। तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था। किबला किसको कहते थे? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। ठीक है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पितरादुरा यानी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस
पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, इनको पितरादूरा कहते थे। ठीक है, तो पितरादूरा के जलाओ काम की एक श्रृंखला बनाई गई सिंहासन के पीछे, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दाराशिको को ही नदी पर तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अब हम बात करते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। तो 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। यानी 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ कि जब भी कोई निर्माण की गतिविधि कहीं होती तो क्या होता, जो दूर दूर के क्षेत्र थे तो उनका आपस में उनके विचार आपस में मिलते जुलते और वो आदान प्रदान करने लगे और जो उनकी परंपराएं थी वो भी एक दूसरे से मिलने जुलने लगी। तो इसीलिए जो मथुरा के निकट के जितने भी वृंदावन में जो भी मंदिर बन रहे थे तो वो कैसे थे, कुछ मुगल महलों से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिलते जुलते थे। ठीक है, यानी विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेचन में मदद मिली। मुगल
शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। ठीक है, उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। तो मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। ठीक है, यानी वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी उसका जो अपनी वास्तुकला थी उसमें उसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी जो भाग है वो 1590 में इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। यानी ये वास्तुशैली कहाँ से? उत्तर पूर्वी ईरान से आई और कहाँ? फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। यानी उस टाइम में चूँकि लोगों का आना जाना, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान काफ़ी बढ़ गया था, तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे की जो इमारतें थीं उनका भी एक तरीके से उनको कॉपी कर लिया या उनकी नकल कर ली, या नकल नहीं तो उनके समान उनसे मिलता जुलता उन्होंने जो उनके भवन या जो उनकी इमारतें थीं या जो भी उनके किले थे या मंदिर थे उनका निर्माण उनको देखकर उनके जैसा मिलता जुलता करवाया। ठीक है, 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। यानी जब 18वीं शताब्दी में मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई तो उस समय या उनकी सत्ता समाप्त हो जाने के बाद भी जब अन्य राजाओं ने शासन किया तो उन लोगों ने भी क्या किया कि जो उनकी वास्तुकलात्मक शैली थी उसका प्रयोग वो लोग निरंतर करते रहे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। यानी जो फतेहपुर सीकरी के जो जोधाबाई महल है तो वो किससे प्रभावित है? गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला से प्रभावित है, वहाँ की परंपराओं से प्रभावित है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च भी है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने
शासक और इमारतें, इस लेसन के भाग 2, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से लोग इमारतों का ये राजा निर्माण करवाते थे, कैसे उन्होंने बाग, मकबरे, किले इनका निर्माण किया, कौन सी वास्तुकला, किस शैली का प्रयोग किया, इस बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूँ आप घर पर रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल करते रहेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।